Assalamualaikum. Welcome back to our online sessions, our online classes. हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट सेशन में कंप्लीट की है LIFO मेथड परपेचुअल सिस्टम में। अब हम जा रहे हैं परपेचुअल सिस्टम में ही। इससे पहले FIFO मेथड कर चुके, LIFO मेथड हमने किया। अब हम इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए वेटेड एवरेज मेथड, उसको मूविंग एवरेज का नाम दिया जाता है इस मेथड, इस सिस्टम के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं परपेचुअल सिस्टम में LIFO के बजाय मेथड को यूज करेंगे वेटेड एवरेज, और उसको इसमें नाम दिया जाता है। यहाँ पे इन्वेंट्री कार्ड जब हम बनाते हैं तो उसमें हम उसे मूविंग एवरेज का नाम देते हैं। और मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि आपके पास जो एवरेज है वो एवरेज आपके पास मूव हो रहा है। ठीक है जी, वो एवरेज आपके पास मूव हो रहा है। देखिए जी, हमारे पास इससे पहले LIFO मेथड FIFO मेथड हम कर चुके। अब हमारे पास मूविंग एवरेज वाला मेथड है। ठीक है, उस मेथड के अंदर हमारे पास क्वेश्चन मैंने वही वाला उसे कॉपी कर लिया जो हमारे पास पहले से मौजूद था। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। देखें, आपके पास सबसे पहले जो मौजूद है डेट वाइज कैलेंडर की, उसे फॉलो करते हैं। कैलेंडर की डेट में आपके पास सबसे पहले मौजूद है जनवरी 1 को बैलेंस। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो रेड मार्किंग है इसके मीनिंग समझ लें कि ये इन्वेंट्री, इसको मैंने टिक किया। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इसे मैं, ये आपके पास इन्वेंट्री आ गई, इसे यहाँ लिखा। ये आपके पास ये वाला, ये परचेजेस है, ये आपके पास परचेजेस है और ये परचेजेस है। इसे उठा के टोटल करके यहाँ लिखा। 26 पीसेस बनते हैं और इन्वेंट्री में 5 पीसेस है। दोनों को आप जमा करेंगे तो ये जो आपके पास 31 आपके पास यूनिट्स या पीस, एग्जांपल के तौर पे ये कैलकुलेटर्स हैं, तो ये आपके पास 31 कैलकुलेटर आ रहे हैं। इसे कहा जाता है कि यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। आपके पास ये वो पीसेस हैं जो आपके पास सेल के लिए अवेलेबल है। आप इसी में से सेल आउट करेंगे, सेल करेंगे। ओके जी, ये आपके पास सोल्ड यूनिट्स लिखा हुआ है 18। सोल्ड यूनिट आपके पास असल में ये और ये यूनिट जो आपके पास लिखे हुए, इन दोनों को मिलाकर सोल्ड यूनिट आ गए। आपने उसमें से माइनस किया तो आपके पास 13 यूनिट बैलेंस में बच गए। इसका मतलब है कि ये यूनिट अभी तक बिके नहीं है, आखिर तक आपके पास मौजूद है 13 यूनिट 13 पीसेस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले जनवरी 1 को आपने लिखा कि आपके पास इन्वेंट्री का मतलब है कि हमारे पास बैलेंस कितना मौजूद है। ठीक है जी, आपके पास सबसे पहले बैलेंस कितना मौजूद है? 5 पीसेस कैलकुलेटर्स 10 रुपीज़ का एक ख़रीदा हुआ, ये आपके पास पहले से मौजूद है। तो हम ये लिखते हैं बैलेंस में कि हमारे पास जनवरी 1 को पहले से डायरेक्टली यहाँ लिखा जाएगा। परचेज़ अभी नहीं किया, सेल नहीं किया, बैलेंस मौजूद है, पुराना रखा हुआ माल। हमने डायरेक्टली लिखा कि हमारे पास अभी 5 पीसेस मौजूद है और वो 10 रुपीज़ एक का परचेज़ किया हुआ है, तो ये 50 रुपीज़ बनता है। ये हमारे पास हमने इन्वेंट्री, ऐसे कहते हैं बैलेंस। और उसके बाद आप आ जाएं तो कैलेंडर की डेट ये कहती है कि उसके बाद आपने परचेजेस किए हैं। ठीक है, परचेजेस के बाद में वो पुराना सामान था उसे पहले लिखा, परचेजेस लाजमी उसके बाद ही हुई होंगी एक ही दिन में। टाइम अगर देखा जाए तो जनवरी की 1 को आपने परचेजेस किया। अब जब परचेजेस आपने किया तो वही तरीका फॉलो करना है जो LIFO और FIFO में आपने किया कि आप सबसे पहले पुरानी वाली अमाउंट जो आपके पास लिखी हुई है, जो पुराने वाले पीसेस लिखे हुए
सबसे पहले आप उसे दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। आपने उसे रिपीट किया तो आपने ये लिखा कि आपके पास पहले से मौजूद जो पीस हैं वो 5 हैं, और उसके बाद अभी आपने 10 पीसेस, ये हो गए 50, और उसके बाद आपने अभी जो परचेजेस की है ना वो आपने 5 पीसेस @10 20 ईच, और ये आपके पास बनता है 100। अब आप इसे करंट को अब नीचे इसके साथ लिखेंगे 5 20 और ये आपके पास 100। अब फीफो मेथड होता तो आप यहाँ से सेल आउट करते, लीफो मेथड होता यहाँ से सेल आउट करते, ये एवरेज मेथड है, ठीक है। जब कभी भी सेल आएगी तो फिर आप उसे जब सेल आउट करेंगे तो पहले आप एवरेज मालूम करेंगे। सेल हमारे पास 12 अगली ट्रांजैक्शन में आ रही है, ये ट्रांजैक्शन अभी नहीं है, तो हम चलते हैं, ये हमने कंप्लीट किया, वहाँ कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। अब इसकी बारी है तो आपने लिखा कि भाई जनवरी की 7 को आपने परचेजेस की, ठीक है, और परचेजेस की आपने, इसको आप जो है एक और तरीका हमारे पास ये भी होता है कि आप इसे यहाँ तक ना ले जाएं, ठीक है, परचेजेस को बाद में करें। आप इस परचेजेस से पहले यहीं पर जैसे ही आपने यहाँ पे अमाउंट लिखी तो अब आप क्या करेंगे कि क्योंकि 2 जमा हो गए, 2 फिगर जमा हो गई, या 2 बैलेंस और इन्वेंट्री, 2 चीज़ें, बैलेंस और परचेजेस जमा हो गए, तो अब आप इसे क्या करें कि टोटल करके इसका पर यूनिट मालूम करें, एवरेज वाला। तो आप इसमें इसे टोटल करें। एक बात याद रखें, मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ एवरेज मालूम करने का, फार्मूला फॉर एवरेज रेट। एवरेज रेट का फार्मूला होता है कि जो आपके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट है आपके पास टोटल, ठीक है, उससे डिवाइड कर लें यूनिट्स को टोटल। तो अब आप बताएं कि आपके पास यहाँ तक अमाउंट टोटल कितनी है और यूनिट्स टोटल कितने हैं। आप उनको ज़रा सा जमा करके डिवाइड करें, आपके पास एवरेज का रेट आएगा, आप उसे फॉलो करेंगे। तो अब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे कि आपके पास 5 और 100, 50 और 100, 150 की अमाउंट टोटल हो गई, और 5 और 5 10 यूनिट्स टोटल हो गए। अब आप इसे यहाँ पे लिखेंगे एवरेज मालूम करने के लिए, अमाउंट टोटल लिखेंगे 150 और यूनिट्स लिखेंगे 10, आपके पास आंसर आ जाएगा 15 पर यूनिट। ये कैलकुलेशन हमने किसके लिए की है? ये कैलकुलेशन हमने की है जनवरी 1 वाली। तो हम ये लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर जनवरी 1। याद रखने के लिए यहाँ पर जनवरी 1 मैंने लिखा है, ठीक है, और 15 रुपीज़ जो आया है ये यहाँ बीच में लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसी लाइन को देखते हुए आप ज़रा सा नेक्स्ट पर आएँ, तो अब आप देखें कि हमारे पास नेक्स्ट में कैलेंडर में जनवरी के बाद 7 जनवरी, 1 के बाद 7 जनवरी आ रहा है, और 7 जनवरी को अगेन हमारे पास अब क्या हो रहा है, परचेजेस, और 10 यूनिट्स 25 ईच। तो अब हमने यह लिखा कि 10 यूनिट्स 25 ईच 250। अब इसे ज़रा वहाँ एडजस्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे इससे पहले किया। आप ये लिखेंगे कि भाई पुराना सामान ये लिखा हुआ, नया सामान ये आया है, ठीक है। जैसे ही आपने बैलेंस में कोई भी एक इजाफा किया, फ़ौरन आप ये कैलकुलेशन दोबारा से रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पर यूनिट है वो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए उसको कहते हैं कि वो मूव कर रहा है एवरेज, तो इसका नाम ही मूविंग एवरेज है। तो एवरेज कभी मूव नहीं करता, आमतौर पर उस वक्त मूव करता है जब उसमें कोई वैल्यू एंटर हो जाए या कोई एक्सक्लूड हो जाए, तो उस वक्त वो मूव कर रहा होता है। तो हम इसे मूविंग एवरेज इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास आपने इसे दोबारा से जब करंट को लिखा, नई एक परचेजेस को ऐड किया, आपका एवरेज डिस्टर्ब हुआ। एवरेज डिस्टर्ब होके फिर आप नया एवरेज दोबारा से मालूम करें। अब आपकी कैलकुलेशन आप दोबारा कर लें, लेकिन अब वो कर लें 7 जनवरी को। तो जनवरी की 7 को
आप कैलकुलेशन दोबारा नेक्स्ट में वही वाला फॉर्मूला फॉलो करें। अमाउंट का टोटल बन रहा है 400 और यूनिट का टोटल बन रहा है 20। आपने लिखा 400, 20 से डिवाइड किया, आपके पास अमाउंट आ गई 20 पर यूनिट। आपने यह लिखा 20 पर यूनिट। ठीक है जी, ये एवरेज आता जा रहा है। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दूं कि ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास ऐसी चीज़, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो कि जब एक साथ मिक्स होती हैं तो पुरानी और नई को मिलाकर बेचा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास पेट्रोल है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ऐसी तमाम लिक्विड चीज़ें जो मिक्स हो जाती हैं, अलग अलग आप सेपरेट नहीं रखते। एग्जांपल के तौर पर पुराना और नया चावल मिक्स करके बेच दिया आपने, तो सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे मूविंग एवरेज में इस तरीके से कॉस्ट मालूम की जाती है। फिर इसे एवरेज को देखते हुए इसे फिर इससे महंगा बेचा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद आपके पास जनवरी की, क्योंकि सेल आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इसे कलर चेंज करते हैं, याद रहेगा आपको। जनवरी की सेल आ रहा है 11 डेट। जनवरी की 11 डेट को, अब जनवरी की 15th डेट को हमने सेल्स किया है 11 यूनिट्स। अब 11 पीसेस जो हमने सेल आउट किए हैं वो 11 पीसेस कहाँ से सेल आउट होंगे? लीफो होता तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो होता तो फर्स्ट इन लास्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमने तो एवरेज यूज़ करना है, ना ये देखना है कि पहले कौन सा आया था, ना ये देखना है कि आखिर में कौन सा आया है, जस्ट टोटल में से लेना है। तो टोटल 20 पीसेस हैं, उसमें से ये कह रहा है भाई आप सेल करेंगे उसमें कितने पीसेस लिखेंगे। 11 पीसेस आपने सेल आउट किए हैं, वो डायरेक्टली आप लिखें, और एक पीस कितने रुपए का आपके पास एवरेज आ रहा है 20 का, वो डायरेक्ट लिखें। ये आपके पास आ गए 220। इस 20 में से 11 निकाल दिए तो आपके पास 9 बच गए, वो 20 के हिसाब से। ठीक है, ये 180 रुपीज़ आपके पास बन गए। ये जस्ट आपने सेल्स आसान हो गई। तो इस मेथड में हमारे पास सेल्स का काम आसान है। फीफो और लीफो में सेल्स को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जा रहा होता है, और वहाँ फीफो और लीफो में बैलेंस का काम आसान है, तो यहाँ बैलेंस को बारीकी से देखा जा रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये टोटल आया, आपके पास आपने इसे डबल अंडरलाइन किया, इसे डबल अंडरलाइन किया, ठीक है, इसी तरह इसे डबल अंडरलाइन किया, क्योंकि ये आगे फॉलो नहीं हो रहा, डबल अंडरलाइन टोटल है आपके पास, इसमें कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं हो रही। अब हम आगे चलते हैं, सेल्स हमने लिख दी। अब सेल्स के बाद 15 जनवरी के बाद हमारे पास दोबारा आ रही है 22 जनवरी को परचेजेस। जनवरी 22 परचेजेस, 6 पीसेस परचेज किए, ₹15 ईच। सिक्स पीसेस ₹15 ईच, 90 रुपीज़। आगे आए तो पहले से हमारे पास 9 पीसेस मौजूद थे, 20 रुपीज़ का एक अमाउंट इतनी बनती थी। उसके बाद फिर हमने इसमें लेटेस्ट वाले अब वाले प्लस कर लिए। ठीक है, अब आप इसे दोबारा से एवरेज मालूम करें। एवरेज का तरीक़ाकार, इसे प्लस करें, ये बन रहा है 15, इसे प्लस करें, ये बन रहा है 270, और आ जाएं एवरेज मालूम करने पे, रेट मालूम करने के लिए। कब रेट मालूम कर रहे हैं? जनवरी 22 को। तो जनवरी 22 की कैलकुलेशन बताएं जी, क्या कैलकुलेशन होगी? अमाउंट ऊपर लिखे 270 और 15 यूनिट्स नीचे लिखे। ठीक है, इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि इसके साथ लिखा जाए RS 270 और इसके साथ लिखा जाए 15 के बाद लिखा जाए यूनिट्स। अब आप इसे आपस में डिवाइड कर लें
तो आपके पास आंसर 250 डिवाइडेड बाय 270 आपके पास आंसर आ रहा है 18 पर यूनिट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसे, ये आपके पास आ रहा है 18 रेट पर यूनिट का। तो यहाँ तक हमने परचेज़ को, यहाँ तक हमने लेजर या इन्वेंट्री कार्ड को मेंटेन किया या अपडेट किया। तो हमने ये परचेजेस इसमें ऐड कर लिया 22 वाला। अब आप आए, आपके पास आ रहा है दोबारा सेल्स, 7 पीसेस आपने सेल आउट किए, ठीक है। जनवरी 25 सेल्स किए आपने 7 यूनिट्स। ये 7 यूनिट कहाँ से लिए जाएंगे? ना फीफो करना है ना लीफो को फॉलो करना है, एवरेज है टोटल में से। इसमें से 7 पीसेस ले रहे, 7 पीस लिए 18 रुपये के एक के हिसाब से। जब 15 में से 7 यूनिट्स आपके पास से चले गए तो आपके पास बच गए 8 यूनिट्स 18 रुपये वाले, ठीक है जी। इज़ इट ओके? तो आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 में से 14 रुपये आप निकाल दें तो आपके पास 126, और इसी तरह 180 में से आप 16 रुपये निकाल दें। ये आपके पास आंसर आ रहा है इनका, ठीक है जी। अब आप दोबारा नेक्स्ट में आए तो 25 के बाद आपने आखिर में दोबारा क्या किया है? परचेजेस किया है आपने। अब क्या परचेजेस किया है आपने? डेट बताएं। जनवरी की 28 परचेजेस 5 पीस परचेज किए, 30 रुपीज़ का एक 150 बनती है अमाउंट। अब आप इसमें क्या करेंगे कि आपके पास ये जो पुराना लिखा हुआ है पहले उसको रिपीट करें, 8, 18, 164, और उसके बाद अपडेट करें 5, 30, 150, ठीक है। और इसके बाद आपने कोई टोटल, कोई एवरेज नहीं करना, बल्कि एवरेज हम नीचे कर लेंगे, डायरेक्टली आपने टोटल करना है। और जनवरी की 31 वाली डेट, अब मैंने आपको बता दिया कि हमें किस किस के टोटल की ज़रूरत होती है। सेल्स के यूनिट की ज़रूरत होती है 11 और 7 मिलाकर आपके पास हो गए 18 आपने पीसेस कैलकुलेटर सेल आउट किए, 18 आपने सेल आउट किए, ये वेरीफाई हो गया। फिर आपने बचाए कितने? सिर्फ आखिर वाला लिखना होता है, 8, 5, 13 पीसेस कैलकुलेटर आपने बचाए एंड में, ये आप वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये जो 18 पीस आपने भेज दिए, इसके पैसे कितने बनते हैं? तो 220 और 126 को आप मिला दें तो 346 रुपये, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप आएँ तो इन दोनों को आप यहाँ प्लस कर लें तो 314 आपके पास 314 रुपये आपके पास इसके बन गए, ठीक है। हाँ, इसका पर यूनिट मालूम करना चाहे तो करें, ठीक है। फ़िलहाल अभी ना भी करें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, इसे कहते हैं सोल्ड यूनिट्स, इसे कहते हैं यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री। हमारे लिए ये और ये काम का है, ठीक है। अब आ जाए इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट पे, ग्रॉस प्रॉफिट वाली।
ग्रॉस प्रॉफिट वाली रिक्वायरमेंट में ये पोर्शन सेम रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, ये आप टोटल सेल्स है आपकी, ठीक है, ये आपके पास टोटल सेल्स है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आया है 346 को इसमें से माइनस कर दें, जो अमाउंट आपके पास बच जाएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगी। 426 624 रुपये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मेथड कंप्लीट हो गया। इसे हम कहते हैं कि मूविंग एवरेज मेथड है हमारे पास। इससे पहले लीफो और उससे पहले फीफो मेथड भी हमने कंप्लीट किया। एक चीज़ इसमें जो मैं बताना, इससे मज़ीद मुझे बताना है, वो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। इससे पहले पीरियोडिक वाले सिस्टम में भी बताई थी, अब मैं इसमें भी आपको बता रहा हूँ ताकि वो हमारे पास एक पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट में आते हैं। देखिए जी, हमारे पास इससे पहले लीफो और फीफो वाला भी हमने मेथड किया। हम कर रहे हैं परपेचुअल सिस्टम। अच्छा, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। फीफो, लीफो, एवरेज या मूविंग एवरेज। टोटल सेल हमारे पास कितनी अमाउंट है, ये लिखी हुई है 970, तीनों में सेम आएगी। इसमें से आप माइनस कर लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अभी हमारे पास मूविंग में अमाउंट आई थी 346, तो फिर माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया था ग्रॉस प्रॉफिट 624, ठीक है जी। फीफो मेथड में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 350, ठीक है, और लीफो मेथड में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 380, ठीक है जी। अगर आप इसमें से 350 को माइनस कर लें तो आपके पास 620, ठीक है, और 590, और ये आपके पास मूविंग एवरेज। ये आपके पास तीनों मेथड को कंपैरिजन के साथ हमने बना दिया। ये दो फिगर और ये दो फिगर मैंने पीछे रिकॉर्ड की हुई हैं, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें से मैंने कॉपी की हैं, तो आप इसे वहाँ से कॉपी करके कंपेयर कर सकते हैं हम कि देखें फीफो मेथड में ऐसा ही होता है आमतौर पर कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीफो में आती है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। और चूँकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है चूँकि, तो इसे आप अपने आप को प्रिपेयर करें पेपर के लिए कि देखें, याद रखें कि जब कभी भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ती है, यहाँ से यहाँ बढ़ गई ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी बढ़ेगी ना, तो देखें प्रॉफिट आपके पास कम होगा। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ती है तो नतीजतन ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कम होता है।
इसका मतलब हो गया कि दोनों का जो आपस का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है दोनों का, ठीक है। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा कम होता है तो पहला वाला बढ़ता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आपने रिलेशनशिप याद रखनी है। इसके साथ ये कोड रिलेशनशिप बता रहा हूँ वो ज़रा सा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में का पार्ट बन भी सकती है, ठीक है। देखें ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मैं से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ बातें और बता रहा हूँ आपके पास। ये जो कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे एक बात बताने जा रहा हूँ कि देखें ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कैलकुलेट कैसे होती है। यहाँ तो हमने वैसे कैलकुलेट की है, वरना अगर इसके अलावा आप देखें ना, इसका एक फार्मूला होता है, उसे कहते हैं फार्मूले को परचेजेस, बल्कि उसे कहा जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस परचेजेस, ये कहलाता है टोटल, और उसके बाद माइनस कर लेते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, ये आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप थोड़ा सा जो देखिएगा मैं किस तरीके से चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री में फ़र्ज़ कर लें मेरे पास पैसे रखे हुए 100 रुपये, पुराना माल रखा हुआ है वो 100 रुपये का है, अभी जो माल परचेज़ किया है वो 200 रुपये का है, ठीक है। टोटल मेरे पास माल रखा हुआ है 300 रुपये का, उसमें से जो आखिर में मेरे पास माल बच गया वो है 60 रुपीज़ का, माइनस किया तो मेरे पास इसका मतलब जो बिक गया माल वो है 140 का। तो ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब आप थोड़ा सा नोट करें कि यहाँ सेल्स लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपये, माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 140, ठीक है। 1000 रुपये ज़्यादा है, हम इसको कर लेते हैं 400, ठीक है। उसमें से 140 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 360, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूँ, देखिएगा अगर ये 100 रहे और परचेजेस 200 रहे, ये 300 आ गया, और ये जो एंडिंग इन्वेंट्री है ना, ये 60 के बजाय एंडिंग इन्वेंट्री को बढ़ाकर हम कर रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री में 80, 20 का फ़र्क आया। 300 में से 80 माइनस करें, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 60 माइनस किया तो आपके पास 240 बच गया ना, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 240 आ जाएगा, और 240 इसमें से माइनस कर लिया तो आपके पास 160 बच गया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ है तो 300 में से 60 निकाला, 240 बचा, इस 300 में से 80 निकाला तो 220 बचा, ठीक है। 20 का फ़र्क आ गया। अब एक रिलेशनशिप आपने याद रखनी है, ठीक है, इसे आगे चल के मैं बता रहा हूँ। अब आप आगे बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर 400 सेल है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है 220, ठीक है, वो माइनस की तो आपके पास आंसर बच रहा है 180। अब रिलेशनशिप क्रिएट करना वो सुनते जाएं। जब कभी भी एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है यहाँ तक। जब कभी भी एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री को 60 से 80 किया, तो जब कभी भी एक रूल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जब कभी भी एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा।
इसका मतलब बनता है आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यह बात आपने याद रखनी है। अब आए इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ अब कि अब इसे रफ करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आए इस पर, ये 100 के बजाय इसको अब बढ़ाते हैं। अब इसे नहीं बढ़ाते एंडिंग को, अब ओपनिंग को बढ़ाते हैं। ओपनिंग को कर लेते हैं हम 150 या इसे चलो 120। ठीक है, 20 बढ़ाया और ये 200 हो गया, ये हो गया आपके पास 320। और अब आप इसे 60 रहने दें तो आपके पास 320 में से आप माइनस कर लें 60 को, तो आपके पास 260। ठीक है जी, 260 आपके पास। आप देख रहे हैं इसे बढ़ाया तो ये आपके पास बढ़ गया। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी 400 एज इट इज़, ये 260 बढ़ गई, आपके पास अमाउंट में 140 आ रहा है, ये कम हो गया। तो रिलेशनशिप ज़रा सा बनाएं लास्ट में कंक्लूजन में। तो हमारे पास आ रहा है कि जब कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो उसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और उसके नतीजे में ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। ये दो रिलेशनशिप बन गई। आप इसमें से बहुत सारी और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? देखें, एक बात और याद रखें, जो ओपनिंग इन्वेंट्री का रिलेशन है वही परचेजेस का है। जब कभी भी परचेजेस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी अमाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। इस तीन रिलेशनशिप को देखकर आप बहुत सारी और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसका इसके साथ रिलेशन अलग है, इसके साथ इसका रिलेशनशिप आप भी निकाल सकते हैं, अलग बना सकते हैं रूल। इसका इसके साथ रिलेशन देख लें आपके सामने, इन दो को सिर्फ देखें। ठीक है, इस दो को सिर्फ देखें तो यह एक अलग रिलेशन है, इन दो को देखें अलग रिलेशन है। ठीक है, और इन दो को देखें तो अलग रिलेशन है। तो हर एक में से इसको इसके साथ देखें एक रिलेशन, इसको इसके साथ देखें दो रिलेशन, इसको इसके साथ देखें तीन रिलेशन, इससे तीन, इससे तीन, इससे तीन, 9 रिलेशन आप निकाल सकते हैं। ये आपके पेपर का पार्ट हो सकता है। ठीक है, आप पीछे क्वेश्चंस में देखेंगे 5 ईयर में तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे भी लिखे हुए। बहरहाल ये बात बतानी ज़रूरी थी। इसके बाद हमारे पास मेथड एक बच जाता है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, देखें, फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखें जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन हमें गिवन है ना, इसमें परचेज इन्वेंट्री बिगनिंग परचेजेस ये आपके पास गिवन है, इसमें सेल नहीं है। इस तरह स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाले मेथड में हमारे पास सेल्स हम किस तरीके से लिखते हैं? सेल्स हमारे पास इस तरीके से आखिर में दी जाती हैं कि नोट करके कि हमने टोटल, ठीक है, टोटल सोल्ड यूनिट्स ड्यूरिंग जनवरी। ठीक है, जनवरी के दौरान हमने जो टोटल यूनिट्स सोल्ड किए, टोटल सोल्ड यूनिट्स, और उसके साथ एग्जांपल के तौर पे यहीं पर मैंने लिख दिया कि टोटल कितने यूनिट है आपके पास? 5, 5, 10, 20, 26 में से फ़र्ज़ कर लें आपने सेल आउट कर दिए
26 में से आपने सेल आउट कर दिए कोई 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स को जो सेल आउट किया है तो टोटल 20 यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग जनवरी कंसिस्ट। अब वो कौन कौन से यूनिट है आपको स्पेशली वो बता देगा कि भाई ये जो 20 पीस हमने सेल आउट किए हैं ना, इसमें से इस फर्स्ट वाले में से जनवरी फर्स्ट में से 2 यूनिट्स सेल आउट किए, जनवरी 7th में से 10 में से 9 यूनिट्स सेल आउट किए। ठीक है, कितने हो गए 11। और उसके बाद वो कह रहा है कि जनवरी 22 में से 6 में से हमने 4 पीसेस सेल आउट किए, कितने हो गए 9, 11 और 4 15। और जनवरी 1 ये इन्वेंट्री है और ये परचेजेस है। फर्स्ट के परचेजेस में से हमने सेल आउट किए 5 यूनिट्स। अब आप इसमें क्या मालूम करेंगे, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा साथ लिखा हुआ है कि आपके पास जो टोटल 20 यूनिट्स आपने सेल आउट किए उसके साथ लिखा हुआ है @ ₹50 ईच। ये आपके पास क्वेश्चन का पार्ट है। अब आप सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम करेंगे, यहां आ जाएगा डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है, यूनिट, रेट, अमाउंट। सही जी। अच्छा, अब हम इसमें आगे चलते हैं तो हमारे पास ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिक गए, ठीक है, और दूसरी तरफ आते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ये मालूम करना, इसके लिए भी हमारे पास डेट, पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। देखें जी, ये बताया कि बिके हुए पीस ये लिखे हुए जो सोल्ड किए ना 20, वो कह रहा है इन में से सोल्ड किए। तो कहता है कि जी जनवरी की जो पहली तारीख लिखी हुई है ना इन्वेंट्री वाली, इसमें कितने पीस थे 5। ये कहता है इसमें से 2 पीस निकाल के बेच दिए। स्पेसिफिकली बता दिया। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है ये मेथड यूज़ कर रहे हैं कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, कि स्पेशली आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि ये वाले जो है ना हमने बेचे हर एक डिब्बे में से। तो हमने भाई जनवरी की पहली तारीख जो थी ना, हमने उसमें से जनवरी की पहली तारीख जो इन्वेंट्री हमारे पास है उसमें से हमने इन्वेंट्री में से जनवरी की पहली तारीख में से 2 पीस बेचे। तो हमने यह लिख दिया कि भाई 2 पीस तो वहाँ से बेचें, और वो किस रेट वाले, वो लिखा हुआ है 10 रेट वाले 20 रुपये, तो इसके हो गए। फिर वो कहता है कि भाई 7 जनवरी में से 9 पीस बेचें, 7 जनवरी में से जो 25 रुपये वाले उसमें से 9 पीस बेचें। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात साथ साथ बताते हुए जाइएगा, ठीक है। अगर इन्वेंट्री में हमने इन्वेंट्री वाला पहली तारीख वाला 5 में से 2 पीस बेच दिए तो कितने बच गए, 3 पीस बचे हुए को यहाँ साथ साथ लिखते जाओ हाथ के हाथ, अलग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से सारी। तो इसमें इन्वेंट्री स्टार्ट में से 5 थे, उसमें से 2 बेच गए 3 बच गए, 10 रुपये वाले 30। आप देखें ना 10 रुपीज़ या 2 या 3, ये मिलाकर इन्वेंट्री के 5 थे, 2 और 3 अलग अलग 2 इससे हो गए, टोटल मिला के 5 हो। ठीक है जी।
अब ये कहता है कि जनवरी वाले 7th वाले में से 9 पीस बेच दिए, तो 9 पीस बेच दिए आपने 7th वाले में से, तो हमने ये लिखा कि जनवरी की जो 7th है वो जो परचेजेस वाले हैं उसमें से हमने जनवरी की 7th के जो परचेजेस वाले हैं उसमें से हमने कितने बेच दिए, 7 पीसेस, नहीं 9 पीसेस, ठीक है, 9 पीसेस बेच दिए, तो टोटल कितने थे 10, कितने बच गए 1, तो 1 पीस आपने यहाँ लिखा बिके हुए बचे हुए। 9 वाले का रेट कितना, 7th वाले का जनवरी का रेट कितना चल रहा है 25, यहाँ 25, यहाँ 25, ठीक है, ये अमाउंट बनती है 25, ये बनती है 225। अब आप आगे चलें नेक्स्ट में, ये कह रहा है कि जनवरी की जो 22 तारीख है उसमें जो 6 पीस थे उसमें से 4 हमने बेच दिए, तो 4 बिके हुए में लिखें, जनवरी की 22 डेट जो परचेजेस वाला पार्ट है उसमें से आप 4 पीसेस बेच चुके, तो टोटल 6 थे, 2 बच गए परचेजेस जनवरी 22, ठीक है। रेट क्या है उसका जनवरी 22 वाले का 15, 15, 30, 60। अब वो कह रहा है कि जो आखिर में जनवरी 1 वाला है परचेजेस उसमें 5 पीसेस, तो भाई उसमें तो थे ही 5 पीसेस, इसका मतलब सारे बिक गए, सिर्फ यहाँ आएगा जनवरी की 1st डेट वाला परचेजेस हमारे पास है उसमें 5 के 5 पीसेस बेच दिए, बचे कुछ नहीं, या नहीं आएगा। वो थे हमारे पास 20 रुपीज़ ईच वाला, वो आपके पास 100 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे। यहाँ ज़रूरी है कि टोटल 20 पीसेस बने, 5, 9, 9, 9, 18 और 2, 20 ज़रूरी है, क्योंकि 20 यहाँ लिखा हुआ था कि हमने सेल आउट किए, हम यहाँ सोल्ड का ही तो देख रहे हैं, तो 20 होना ज़रूरी है। तो अब इसके बाद ये 20 पीसेस जो बेचे ये थे कितने के, तो आपने यहाँ लिखा कि 100, 200, 300, 380 और 300, 405 रुपीज़ के थे वो जो सेल आउट किए। जो बच गए वो आपके पास कितने होने चाहिए पहले ये बताएं। तो आपके पास वो होने चाहिए भाई, हमारे पास 5, 5, 10, 20, 26, 26 में से आपने 20 बेच दिए तो 6 होने चाहिए बस वो। तो आप देखें ये आपके पास 6 हैं, वो 6 हैं कितने के, वो आपके पास 30, 30 और 25, 85 रुपीज़ के हैं वो। अच्छा, इसमें इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, इसे कहते हैं सोल्ड यूनिट, इसे कहते हैं यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है, बस इसकी रिक्वायरमेंट। ग्रोस प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होती है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आपको डायरेक्टली दी हुई है कि आपने 20 पीसेस सेल आउट किए हैं ₹50 का ईच, तो अब 20 पीसेस को ₹50 का ईच ये सेल आउट लिखा हुआ है, ठीक है। 20 पीसेस यूनिट्स एट द रेट ₹50 ईच, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 20 और 50 को, आपके पास अमाउंट आ जाएगी सेल्स की, यहाँ मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ₹50, ठीक है, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1000। इसके बाद आप इसमें से माइनस कर लेते हैं टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लिखी हुई अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो लेस कर लें इसमें से, वो आपके पास अमाउंट आ रही है 405, माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 595, ये कहलाता है
ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरीके से स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाले मेथड से तीनों चीज़ें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट, तीनों रिक्वायरमेंट, ये वही तीनों रिक्वायरमेंट है जो हमने फीफो में भी, लीफो में भी और मूविंग एवरेज मेथड में इससे पहले की। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाला मेथड भी कर लिया। एक और मेथड इसमें हमारे पास बाकी रह जाता है, वो मेथड कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज वाले मेथड के अंदर असल में आप क्या करते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको जो है वो लास्ट में बताता हुआ जाऊँ कि ये आपके पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाला मेथड है। ग्रॉस प्रॉफिट वाले मेथड में आपके पास सेल्स लिखी हुई होती है, एग्जांपल के तौर पे सेल्स है 200, उसमें माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें वो मालूम होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जांपल के तौर पे आपके पास वो है 60 रुपीज़, माइनस करने के बाद आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपके पास है 140। ठीक है जी, तो आपके पास इसकी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज जब आप मालूम करते हैं तो उसके लिए आप 140 को ऊपर रखते हैं और सेल्स की अमाउंट को नीचे रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास अमाउंट आ रही है 70%। 70% आपके पास आंसर आ रहा है। ये जो 70% आंसर आ रहा है इसका मतलब इसमें से 70% मुनाफा है, 30% कॉस्ट है। अब आप अगली मर्तबा जब काम करते हैं ना तो आपको सेल्स की अमाउंट दे दी जाती है कि सेल्स आपके पास एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास प्रीवियस पीरियड है और ये आपके पास आपका करंट पीरियड है। इसमें आप बता दिया जाता है कि सेल्स हमारे पास एग्जांपल के तौर पे इस मर्तबा 500 हुई है, तो अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता होता, क्वेश्चन मार्क होता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट पता हो, ग्रॉस प्रॉफिट हम मालूम कर सकते हैं अंदाज़न। ग्रॉस प्रॉफिट 70% है ना, 500 का 70% निकाल दो। ठीक है, 500 का हमारे पास 70% हमारे पास 500 का बने, अगर इसे आप कैलकुलेट करें तो आपके पास 350। ठीक है, 350 आ गया तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ कितना आना चाहिए, 150। ठीक है, तो ये 30% हो गया, ये आपके पास 70% हो गया। तो आपने क्या किया, इसकी डायरेक्टली कैलकुलेशन उलट करके आपने मालूम कर दिया, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया 150। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में हम क्या क्या लिखते हैं, इन्वेंट्री बिगिनिंग या ओपनिंग प्लस करते हैं परचेजेस, टोटल आ जाता है। ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल माइनस कर लेते हैं इन्वेंट्री एंडिंग, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 150, बिगिनिंग आपको पहले से दिया जाता है एग्जांपल के तौर पे 200, परचेजेस आपको दिया जाता है फर्ज कर लो 800 और टोटल आपके पास आ गया 1000। अब इसमें कितना माइनस करें कि ये 150 बन जाए, तो हमें पता है कि इसमें से 180 आप माइनस करेंगे, 180 आप इसमें से 850 माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री एंडिंग इसमें इस तरीके से मालूम होती है। ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे पास मेथड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। इसमें ये गिवन, ठीक है, इसमें ये और ये गिवन, ये और ये आपको गिवन दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपने खुद मालूम करनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये क्वेश्चन मार्क सबसे मेन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट में हम डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।